तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड टॉपिक, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जहाँ पहला पार्ट हमने पढ़ रखा था। पहले पार्ट में ये पढ़ा था कि गुड्स पढ़ा था, गुड्स होता क्या है, और गुड्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ा था आपने, फाइनल गुड्स को और साथ ही साथ इंटरमीडिएट गुड्स को। फाइनल गुड्स में जहाँ आपने दो गुड्स पढ़ा था, कंज्यूमर एज वेल एज कैपिटल गुड्स, तो वो सारे टॉपिक तो हमने कवर कर रखा। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। तो बच्चा, एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है सर? हाउस होल्ड सेक्टर हम ही लोग हैं, हम लोग जो कंज्यूमर हैं वही हाउस होल्ड सेक्टर, और हम लोग एक ओनर भी है। ओनर किसके हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये इनके ओनर हम ही लोग हैं। क्योंकि एक प्रोडक्शन करने के लिए फॉर्म को, इंडस्ट्रीज को कुछ चीज़ें की जरूरत होती है। क्या क्या चाहिए होता है? उनको ज़मीन चाहिए, उनको लेबर चाहिए, उनको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है, जो बिजनेस को चला सके, जो बिजनेस स्टार्ट करे। ये बताओ, जो भी आदमी बिजनेस चला रहा है, कहीं हाउस होल्ड सेक्टर ही से आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है बच्चा? हाउस होल्ड सेक्टर से ही एक आदमी आके फॉर्म खोल रहा है, इंडस्ट्री खोल रहा है, ठीक है, वही एक प्रोड्यूसर भी है। तो हाउस होल्ड सेक्टर आप लोग को समझ में आ गया। हाउस होल्ड सेक्टर क्या? कंज्यूमर है गुड्स एंड सर्विसेज के, एज वेल एज वो ओनर है किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया। क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर ना, इनके ओनर है। हाउस होल्ड सेक्टर ही जमीन देगा, हाउस होल्ड सेक्टर ही कैपिटल देगा, लेबर भी यहीं से जाएगा, एंटरप्रेन्योर भी यहीं से बनने वाला है कोई, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी ये फर्म की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। देखो, ये ना एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है इकोनॉमी में, ठीक। ये क्या करता है? ये हायर करता है या परचेज करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे आपने समझ लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये किससे परचेज करता है, किससे हायर करता है, किससे लेता है, लीज पे या रेंट पे, जो भी चीज। हाउस होल्ड सेक्टर से। किससे बच्चा? हाउस होल्ड सेक्टर से। और प्रोड्यूसर का काम यह है, ये प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। और गवर्नमेंट आपको पता ही है, ये एक वेलफेयर की तरह काम करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गरीब लोगों को राशन बांटती है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में काम है, लॉ एंड ऑर्डर का देखना है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भी है। रेलवे चलता है ना, गवर्नमेंट के कई सारे सेक्टर्स है जो प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर यानी देश के बाहर की चीजें, ठीक है, जिसको हम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये इंक्लूड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। फिलहाल इस चैप्टर में आपको बस 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है, एक हाउस होल्ड सेक्टर पढ़ना है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर पढ़ना है। इन दोनों को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? इसका कारण है क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में 12th में ये नहीं दिया गया, तो ये दोनों को आपको स्किप कर देना, बस यही दोनों पढ़ना, प्रोड्यूसर सेक्टर एज वेल एज एंड हाउस होल्ड सेक्टर को ही आपको पढ़ना है बच्चा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन सा होता है? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। अब देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बताओ, क्या इनकम को कोई रोक सकता है? क्या इनकम को कोई रोक सकता है? मान लो मैं एक स्कूल में काम कर रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ सैलरी मिल रही है, क्या मैं उस सैलरी को रोक सकता हूँ? चलो मैं रोक भी देता हूँ सैलरी को, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ कंज्यूम नहीं करूंगा, कोई कपड़ा नहीं खरीदूंगा, चलो मैंने उस पैसे को रोक लिया। अब पैसे को रोका तो वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं, वो इनकम बटा नहीं, वो मैंने किसी को दिया नहीं। जब दिया नहीं तो जिस दुकान में मैंने जाना था वहाँ पैसा गया नहीं, दुकानदार के पास पैसा आया नहीं। उसी दुकानदार का बच्चा ही ना स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो अब उस दुकानदार के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या वो अपने बच्चे का फी पे कर पाएगा? जब वो फी पे नहीं कर पाएगा तो क्या स्कूल मुझे सैलरी पे कर पाएगा? दैट्स व्हाई इनकम को कोई रोक नहीं सकता है। इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला गया है। आपने बचपन में सुना होगा, मम्मी की रोटी गोल गोल, आपने सुना होगा ना, रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। एकदम सही बात था, किसी इकोनॉमिस्ट ने ही वो गाना गाया था कि पैसा गोल होता है। देखने में तो लगता है रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन है पैसा एक्चुअली गोल, क्योंकि पैसा फ्लो करता रहता है। क्योंकि इनकम को अगर आपने होल्ड कर दिया, रोक दिया, तो इकोनॉमी में पैसा रहेगा ही नहीं। जब पैसा रहेगा नहीं तो मेरे ही पास मेरा पैसा नहीं आएगा, और जो पैसा मैं आज किसी को दे रहा हूँ ना, वही पैसा घूम फिर के मेरे पास आ रहा है। पैसा जो मैं आज किसी को दे रहा हूँ, वही पैसा मेरा घूम फिर के आज मेरे पास आ रहा है। जब मान लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है स्कूल से, सैलरी मिल रही है, मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, इनकम मुझे मिला, इनकम में क्या कर रहा हूँ, किसी दुकानदार को जाके दे रहा हूँ। अब उस दुकानदार का ही बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, दुकानदार फीस
फी के रूप में उसको स्कूल ने दे दे रहा है, और फिर स्कूल के बाद जब पैसा आ जा रहा है स्कूल अपना सैलरी मुझे दे रहा है, यानी पैसा कहीं ना कहीं घूम रहा है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको हम कभी रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू अनएंडिंग फ्लो, अनएंडिंग फ्लो यानी कभी एंड नहीं होगा, ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। वही जो मैं स्कूल में पढ़ा रहा था वो प्रोडक्शन का काम हो रहा है मान लो, ठीक। इनकम जनरेशन, मैं पढ़ा रहा हूँ, पर डे पढ़ा ही रहा हूँ, तो इनकम जनरेट हो रहा है, मुझे लास्ट में पैसा मिल रहा है, उसी पैसे से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या इसको कोई रोक सकता है? क्या ये प्रोसेस रुक सकता है? रुकने का मतलब खतरा, खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, 3 फेज होते हैं। पहला फेज है फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था। फेजेस ऑफ इनकम, वहाँ से मुझे इनकम मिली, ठीक है। फेजेस ऑफ डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन यानी मैं पैसे को क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मतलब खर्चा कर रहा हूँ कंजम्पशन के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए कंज्यूम करने के लिए, रोटी कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, इस इमेज के थ्रू समझो। पहला चीज़ फेजेस ऑफ प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है। इस इंडस्ट्रीज में, इस फॉर्म में क्या क्या चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए भैया, ये फॉर्म को चाहिए लैंड कैपिटल, ठीक है, लेबर चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है। ये चार चीज़ों की, इसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ये 4 चीज़ों की जरूरत है किसको, फॉर्म को, प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, जब प्रोडक्शन हो रहा है फॉर्म में, तो इन 4 चीज़ों में, इन चारों लोगों का, जिसने ज़मीन दिया होगा, जिसने पैसा लगाएगा, जो लेबर वहाँ काम कर रहा होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, एंटरप्रेन्योर को क्या, किससे मतलब, प्रॉफिट से मतलब है। कहीं ना कहीं इनका इनकम जनरेट हो रहा है, वो वहाँ काम कर रहा है, मान लो एक लेबर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर लेबर वहाँ काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी इनकम जनरेट हो रही है, वहाँ पे क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। इसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। पहले वाले फेज जहाँ प्रोडक्शन फेज होता है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम भी बोला जाता है। क्या बोलता है बच्चा, जनरेशन ऑफ इनकम। अब ये जब इनकम जनरेट होता है तो ये हम किसको दे देंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को, जिन्होंने ये सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया था, किसको, फर्म को प्रोड्यूस करने के लिए दिया था कि नहीं। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आ गया, अब ये जो पैसा फर्म के पास आएगा, तो पैसा वो क्या करेगा, लैंड को, जिसने जमीन दिया उसको रेंट दे देगा, जिसने कैपिटल दिया उसको इंटरेस्ट दे देगा, लेबर को वेजेस से सैलरी दे देगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे देगा। तो कहीं ना कहीं ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फर्म किसके पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ गया, ये सेकंड फेज है, फेज ऑफ इनकम, इनकम आ गया। अब ये इनकम का क्या करेगा, अचार तो डालेगा नहीं, ये इनकम का क्या करेगा, इनकम को रखेगा नहीं, इनकम को तो ब्लॉक करेगा नहीं, इनकम को रखेगा नहीं अपने पास, इनकम को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेगा, क्योंकि वो खर्चा करेगा, गुड्स खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, समझ में आ रहा। यानी फेज ऑफ डिस्पोजिशन या फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी अपने इनकम का वो डिस्पोजिशन कर रहा है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये 3 फेज है सर्कुलर फ्लो में, 3 फेज समझ में आ गया। पहला फेज ऑफ प्रोडक्शन, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, फेज ऑफ इनकम, ठीक है, फेज ऑफ डिस्पोजन, जहां हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बात समझ में आया, क्लियर यहां तक, 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहां तक क्लियर बच्चा। अब चलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। जैसे मैंने पहले बता दिया 4 सेक्टर 3 सेक्टर नहीं पढ़ना, इस बार हमको 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है, जहां एक हाउस होल्ड है, ठीक, क्या है बच्चा, हाउस होल्ड, और दूसरा है प्रोड्यूसर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर को सबसे पहला चीज, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला चीज चाहिए लैंड, ठीक, दूसरा चाहिए लेबर, ठीक, उसके बाद चाहिए कैपिटल, उसके बाद चाहिए एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। ये देगा कौन, हाउस होल्ड सेक्टर, जिसके पास जमीन ज़्यादा होगा जमीन देगा, ठीक है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो पैसा लगाएगा, जो बहुत बुद्धिजीवी होगा, बुद्धिमान होगा, वो एंटरप्रेन्योर, वो खुद अपना इंडस्ट्री खोलेगा, ठीक। और बहुत सारे लोग ऐसे स्किल अनस्किल लेबर की तरह वहाँ काम करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, लैंड के बदले वो देगा रेंट, ठीक, लेबर को मिलेगा सैलरीज या फिर वेजेस, ठीक, कैपिटल की जगह उनको इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को उनके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस चीज को
ये जो जा रहा है इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं बच्चा? फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। और ये जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? फैक्टर पेमेंट। यहां तक क्लियर? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखो, अब जब रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हाउस होल्ड सेक्टर के पास आया, जब पैसा आया है तो ये पैसे का क्या करेंगे? पैसा ये उठा के फिर किसको दे देंगे? प्रोड्यूसर को ही दे देंगे। किसको देंगे? प्रोड्यूसर को। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए इनको चाहिए सामान, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक्सपेंडिचर करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन करेंगे ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये कंजम्पशन करने के लिए ये पैसा उठाकर किसको दे देंगे? फर्म को दे देंगे। अब फर्म क्या करेगा, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? इनको उसके बदले क्या दे देगा? क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये था टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको हम फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ये कौन देता है? हाउस होल्ड देता है। किसको देता है? प्रोड्यूसर को देता है। अब प्रोड्यूसर यहाँ क्या करता है? प्रोड्यूसर यही चीज़ इसी चीज़ के लिए लैंड के बदले रेंट देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, लेबर को क्या देता है? सैलरी एंड वेजेस देता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देता है, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या देता है? प्रॉफिट देता है, जिसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। अब पैसा आते ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मुझे ये खरीदना, मुझे वो खरीदना। कहीं ना कहीं आप एक्सपेंडिचर करने की सोच रहे हैं। क्या करने की सोच रहे हैं? एक्सपेंडिचर। और जस्ट अभी बताया था, इनकम को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर करने के लिए अब पैसा ये दोबारा किसको दे देता है? सेम प्रोड्यूसर सेक्टर को ही दे देता है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और फाइनली जब पैसा आता है तो ये गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। बात समझ में आ गई? ये था टू सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर? अब देखो, रियल फ्लो की बात हो रही है और मनी फ्लो की बात हो रही है। रियल फ्लो में ना फिजिकल फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है बच्चा? फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो। अब क्या है ये सर? और मनी में हो रहा है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। अभी आपने यहां पढ़ा था ना, ये व्हाइट वाले को देखिएगा, इसमें कहीं पैसा गया क्या? जमीन गया, लेबर गया, कैपिटल गया, एंटरप्रेन्योर गया, कहीं पैसा गया क्या? नहीं। यहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ गुड्स एंड सर्विस, कहीं पैसा का इन्वॉल्वमेंट। तो ये है आपका रियल फ्लो, यानी सामान जा रहा है, सामानों का फ्लो हो रहा है। लेकिन यही देखो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, यहाँ पैसा जा रहा है, मनी फ्लो। यहाँ पैसा आ रहा है हाउस होल्ड सेक्टर के पास, मनी फ्लो। बात समझ में आया कि नहीं? प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या देता है इनको? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, ये है आपका रियल फ्लो। और ये क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये है रियल फ्लो। इसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चा? फिजिकल फ्लो। अब मनी फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है परचेस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, है कि नहीं? और प्रोड्यूसर क्या करता है? इनको पैसा देता है, फैक्टर पेमेंट करता है, रेंट दे दिया, सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया। तो ये जहाँ पैसे का फ्लो है उसको मनी फ्लो बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। एंड जहाँ सामान का, चीज़ों का फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, यानी फिजिकल फ्लो। बात समझ में आ गया? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में। क्लियर है? अब देखो, टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट, चलो इसी पे आ जाओ। फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात की जाए, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात की जाए, मान लो एक फाइनेंशियल मार्केट आ गया बीच में, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट आ गया, फाइनेंशियल मार्केट। एक बात बताओ, पैसे का तो घुमाव हो रहा है। पहले इन्होंने सामान दिया इसको, इसने फैक्टर पेमेंट किया इसको, इसने फिर खर्चा का पैसा दिया इसको, इसका फिर से पैसा आ गया तो ये क्या करेगा? फिर से प्रोडक्शन करेगा। इसको पता है कि कहीं कंज्यूमर फिर से इतना डिमांड करना है तो उसको फिर से उतना प्रोडक्शन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लीकेज हो जाती है। मान लो ये फैक्टर पेमेंट में हाउस होल्ड सेक्टर को 1000 रुपये दे दिया। कितना दे दिया? 1000 रुपया। और हाउस होल्ड सेक्टर थोड़ा सा चतुर है, बुद्धिमान है,
उसने 200 रुपया सेविंग कर लिया, क्या कर लिया, सेविंग कर लिया, यानी अब वो 800 रुपया एक्सपेंडिचर कर रहा है, किसके पास, पड़ोसियों के पास। पड़ोसियों के पास से गया कितना, 1000, आया कितना, 800, कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, इसको बोलते हैं लीकेज। कितने रुपए का, 200। ये सेविंग करने के चक्कर में, ये जो 200 रुपया सेविंग करने के चक्कर में, फाइनेंशियल मार्केट में जो 200 रुपया डाल रहा है सेविंग के चक्कर में, ये हो गया लीकेज। एक बताओ, लीकेज से दिक्कत है कि नहीं है, बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि अब इसके पास 800 रुपया आया तो 800 के हिसाब से ही ना प्रोडक्शन करेगा, 800 के हिसाब से ना फिर से फैक्टर पेमेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यानी फिर से ये फिर सेव करेगा, कहीं ना कहीं फिर पैसा कम होता जाएगा, डिमांड कम होता जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट में प्रोड्यूसर भी कुछ पैसा सेव करते हैं, ये भी सेव करते हैं। मान लो इसने भी 200 रुपया सेव कर लिया, इसने भी 200 रुपया सेविंग कर लिया, तो ये भी तो लीकेज है, फ्लो खत्म हो रहा है। आपने सर्कुलर फ्लो से पैसे को हटा दिया, सर्कुलर फ्लो से क्या किया, पैसे को हटा दिया कि नहीं, तो प्रोडक्शन कम, डिमांड कम, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अब इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा लेंगी, बोरो करेंगी एज ए लोन वगैरह, ठीक, बोरो करेंगे। मान लो 500 रुपया, तो इसके पास पहले से 1000 था, 500 हो गया, इन्हें 1500, अब पैसा ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। बात समझ में आया। और ये जो 500 रुपये ये इसने बोरो किया, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, इस पॉइंट को बोलते हैं इंजेक्शन। ये बहुत छोटी सी पॉइंट है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल पॉइंट है, ठीक है। लीकेज एंड इंजेक्शन, समझ में आया। लीकेज और इंजेक्शन का मतलब कि आपने एक फ्लो में से 200 रुपया साइड कर लिया, अब फ्लो में कितना रुपया, 800 रुपया, 800 के हिसाब से ये प्रोड्यूस करेगा, ये भी तो कुछ पैसा सेव करेगा, इसने फ्लो से पैसा हटा दिया, ये है लीकेज। अब इसको पैसा चाहिए और प्रोडक्शन के लिए, तो क्या करेगा, फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करेगा, ऐसे लोन, ठीक है, डिवेंचर शेयर्स बेच के, ठीक है। तो ये 500 रुपये फिर से ये बोरो कर लिया मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से, तो इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। बात समझ में आ गया। फाइनेंशियल मार्केट, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, मैंने वही समझा दिया था, क्लियर है। अब बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो। ये बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। अब समझ लो, स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप पूछे सर आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, मैं बोला सर 1 लाख रुपया, ये एक पर्टिकुलर टाइम है नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास 1 लाख या 20,000 या 30,000 रुपया पड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि मेरे पास इतना पैसा है। मैं ये पूछ दूँ कि आपके जो वाटर टैंक है उसमें कितना पानी है, तो आप बोल सकते हैं इस टाइम 500 लीटर पानी होगा, उसमें कितना, 500 लीटर पानी होगा। तो ये स्टॉक है, एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ रखा हुआ है। जैसे आप मान लो दुकान पे सामान लाए, 10,000 का सामान लेके आए, जिसमें से 2,000 का सामान बिक गया, ठीक है, 20,000 नहीं 2,000, और 8,000 का सामान पड़ा हुआ है, ये है स्टॉक। एट पर्टिकुलर टाइम आप बोल सकते हैं कि आपके पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है, कितने का, 8,000 का। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फ्लो क्या होता है। अच्छा, आप पूछेंगे सर आपकी सैलरी कितनी है, ठीक, तो सैलरी क्या मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन सैलरी बताते समय मैं ये जरूर बोलूँगा कि सैलरी पर मंथ मेरी इतनी है। किसी से वेजेस बोलेगा तो वो बोलेगा पर डे मेरी वेजेस इतनी है। किसी भी चीज़ में पर लग जाए, पर, ठीक, उसको हम बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं, फ्लो। फ्लो इज ए क्वांटिटी मेजर ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे। मान लो तुम्हारे घर पे एक बाल्टी है, 20 लीटर वाली बाल्टी है, और तुमने एक टोटी ऑन कर दिया। अब टोटी ऑन कर दिया तो पानी तो बह रहा है, ये फ्लो है। टोटी को बंद किया, अब बाल्टी में जितना पानी है ना वो स्टॉक है, बाल्टी में जितना पानी है वो क्या है, स्टॉक। और फिर टोटी ऑन कर दिया, वो फ्लो है। बात समझ में आया। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे अगर मेजर किया जाएगा वो है फ्लो, एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाएगा वो है स्टॉक। क्या बच्चा, स्टॉक। अब इसमें समझ लो, अगर आप हर महीने 2,000 रुपये 2,000 पर मंथ आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं एज ए सेविंग, ये क्या है, फ्लो, ये क्या है, फ्लो। और मेरे बैंक में फिलहाल अभी मेरे पास 20,000 रुपया है, ये क्या है, स्टॉक। मैं हर महीने 1,000 रुपया विड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, फ्लो। तो बात समझ में, स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ। अब जिसको डिफरेंस, स्टॉक रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्टॉक को मेजर करते हैं। फ्लो क्या है, फ्लो इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग ए पीरियड, एक ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। मेरी 1 महीने की सैलरी इतनी, मेरी फिर 2 महीने की सैलरी इतनी है। बात समझ में आया कि नहीं। अब टाइम डायमेंशन, ये टाइम डायमेंशनल नहीं, क्योंकि ये मेजर होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में। आज का इनकम मैं बता रहा हूँ, आज का बता रहा हूँ स्टॉक, ठीक।
और फ्लो इज अ टाइम डिमेंशनल, ये मेजर होता है पर आवर के बेसिस में, पर मंथ के बेसिस में, पर ईयर के बेसिस में। बात समझ में आ गया। नेचर ऑफ कंसेप्ट, ये स्टैटिक कंसेप्ट, स्टैटिक यानी स्थिर रहता है, एज इट इज रहता है जितना है। ये डायनेमिक, ये चेंज हो सकता है, ये फ्लो चेंज हो सकता है। जैसे मैंने टोटी का एग्जांपल दिया था, बाल्टी का एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था। ये चाय ले लो, चाय का केटल ले लो, चाय के केटल से जब चाय आप डाल रहे हैं, तो अगर चाय केटल से जब डाल रहे हैं तो वो क्या फ्लो डायनेमिक है। लेकिन वही केटल आप रोक दिए, चाय आप रुक गया उसी में, कप में, वो क्या है आपका स्टॉक, वो स्टॉक स्टैटिक कंसेप्ट, यानी जितना कप है, जितना कप में चाय, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक कंसेप्ट। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किसका, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना, बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, इन्वेंट्री खरीदना, स्टॉक खरीदना। बात समझ में आया, या हम पैसा लगा रहे हैं किसी चीज में, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मान लो साल 2021 1 अप्रैल को मेरा इन्वेस्टमेंट था 10 लाख रुपए का। कितने का था? 10 लाख रुपए का। 31 मार्च 2022 यानी ईयर एंड में मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 15 लाख का। कितने का बच्चा? 15 लाख का। यानी करंट ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट किया मैंने? 5 लाख का। तो ये चेंज इन कैपिटल स्टॉक है। क्या बच्चा? चेंज इन कैपिटल स्टॉक, और इसी को हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे बच्चा? कैपिटल फॉर्मेशन। ये देखो कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो इन्वेस्टमेंट का, देखो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेल्टा के, यानी चेंज इन के मतलब होता है तुम्हारा कैपिटल, चेंज इन के, ठीक है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। आई डिनोट करता है इन्वेस्टमेंट को, के डिनोट करता है कैपिटल स्टॉक को, एंड डेल्टा के डिनोट करता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हुआ बच्चा? यहाँ पे 5 लाख। पहले से मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट था? 10 लाख। इस साल मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख। हुआ कितना एट द एंड? 15 लाख। यानी ओपनिंग कैपिटल को आपने माइनस कर दिया, किससे? क्लोजिंग कैपिटल को। आपका आ गया नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ द करंट ईयर, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन कैपिटल स्टॉक। चेंज इन कैपिटल स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है तुम्हारा इन्वेंट्री। फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट, मान लो मैंने एक मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ये सारी चीज फिक्स्ड है। इन्वेंट्री यानी मैंने, मान लो मेरा फर्नीचर का शॉप है, फर्नीचर का कारखाना है, तो फर्नीचर कारखाना के लिए सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, यानी वुड्स की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी बच्चा? वुड्स की, ठीक, पेड़ की, ठीक। उससे हम फिर क्या करेंगे? सेमी, और लास्ट में आ जाता तुम्हारा फिनिश गुड्स। देखो फर्नीचर वाले दुकानदार के लिए वो तो लकड़ी लेके आएगा, पहले वुड्स लेके आएगा एज अ रॉ मटेरियल, और उस वुड्स को वो डिफरेंट शेप एंड साइज में रखेगा, डिफरेंट शेप एंड साइज में उसको कट करके रखेगा कि किसी से उसको सोफा बनाना होगा, किसी से उसको चेयर बनाना होगा, किसी से विंडो, किसी से दरवाजा, ये सारी चीज़ बनाना होगा तो सेमी फिनिश गुड बना के रखा होगा। फिनिश गुड यानी वो पूरा फाइनल प्रोडक्ट बना के रखा होगा, चेयर कंप्लीट है, सोफा कंप्लीट है, दरवाजा कंप्लीट है, खिड़कियाँ कंप्लीट है, आप आके तुरंत खरीद सकते हैं। बात समझ में आया? ये है इन्वेंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे मशीन खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, मान लो साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2021 को साल के शुरुआत में आपके पास 2 लाख का फिक्स एसेट था। कितने का? फिक्स एसेट कितने का था? 2 लाख का। और इस साल के आखिरी में आपके पास 5 लाख का हो गया। कितने का? 5 लाख का। यानी कहीं ना कहीं आपने क्लोजिंग और ओपनिंग को माइनस किया होगा, यानी 5 लाख को माइनस किया किससे? 2 लाख को, यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट इस साल का कितना निकल आया? 3 लाख। फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना निकल आया? 3 लाख। सेम यही चीज इसके साथ करेंगे कि रॉ मटेरियल साल के शुरुआत में कितना था, साल के आखिरी में कितना था। सेमी फिनिश गुड साल के शुरुआत में कितना था, साल के आखिरी में कितना था। चेंज निकालेंगे, चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? अब देखो इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट रिफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में इंक्रीज होना हुआ था, साल के शुरुआत में 2 लाख था, साल के आखिरी में 5 लाख था, यानी कितने से इंक्रीज हुआ? 3 लाख से। कितने से इंक्रीज हुआ? 3 लाख से। लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर की। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ, इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024 ए प्रोड्यूसर हैज प्रोड्यूस स्टॉक ऑफ 8 मशीन, 8 मशीन है उसके पास। एट द एंड ऑफ 2024 बिगिनिंग है, 2024 नहीं होगा, ये 2025 होगा, ठीक है। तो उसके पास 10 मशीन है, यानी कितने मशीन से उसने इंक्रीज किया? 2 मशीन से। कितने? 2 मशीन से। बात समझ में आ गया? फिक्स इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 2 मशीन का। क्लियर? फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम लोग
फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यही किया था ना क्लोजिंग वाला, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, या फिर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर, जो इंक्रीज हुआ था कितने से इंक्रीज हुआ था? कितने से इंक्रीज हुआ था? साफ साफ 3 लाख से। यहाँ 3 लाख से इंक्रीज हुआ था। अब देख लो फिर से एग्जाम्पल, कितना कितना था? 5 लाख 2 लाख, 5 लाख एट द एंड था माइनस 2 लाख एट द बिगनिंग था, यानी कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख है आपका फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बच्चा? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। ये तो मैं बता भी रखा हूँ आप लोग को। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर की बात हो रही है, जो स्टॉक रखता है, होल्ड करता है एज ए फिनिश गुड, ठीक, जो अनसोल्ड गुड्स है, सेमी फिनिश, यानी जो अभी तक पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, जो पूरा अभी तक फाइनली बना नहीं है बिकने के लिए, ठीक है, उसमें अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने हैं। जैसे मान लो चेयर वेयर रखा हुआ, उसकी लकड़ियाँ काट कर रखी हुई है, अब जैसा कस्टमर आएगा उसके हिसाब से उसमें कलर पॉलिश किया जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से गद्दी डाला जाएगा। किसी को हार्ड सोफा चाहिए, किसी को एकदम सॉफ्ट सोफा चाहिए, तो डिफरेंट कंज्यूमर है, डिफरेंट डिमांड्स है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक। तो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग ईयर। बात समझ में आया? वही सेम चीज, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला, ठीक है। अब बात करते हैं, ये छोटे से टॉपिक है, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनडिजायर्ड। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी टॉपिक है। मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया। कितने का? 10,000 यूनिट्स का मैंने प्रोडक्शन कर लिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया 7,000 यूनिट तो बिकने ही बिकना है, 7,000 यूनिट तो बिकने ही बिकना है, 3,000 में रख लेता हूँ एज ए स्टॉक। 3,000 में स्टॉक में रख लेता हूँ, स्टॉक में पड़ा रहना चाहिए, ताकि अगर कोई डिमांड आ जाए, एक्स्ट्रा डिमांड आ जाए, लोग अगर अचानक से मांग ले, मेरे पास उतना होना चाहिए कि मैं सप्लाई कर सकूँ। जैसे ही वो मांगे मैं तुरंत उनके पास सप्लाई कर सकूँ। ये है डिजायर्ड, ये अपने इच्छा से आपने रखा हुआ है, अपने इच्छा से अपने डिजायर, मतलब अपने इच्छा से अपने ये स्टॉक रखा है कि कल को और फ्यूचर में डिमांड आती है तो मैं इसको कवर अप कर सकूँ, मैं सप्लाई कर सकूँ, मैं दे सकूँ। लेकिन वही बात करते हैं अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड यानी आपकी इच्छा नहीं थी। मान लो आपने 10,000 का प्रोडक्शन किया ही था, आपको लगा था कि आप 7,000 यूनिट बेच देंगे, लेकिन बिका बस 3,000 यूनिट्स। होगा कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, लोगों के जेब में पैसा कम होगा, या आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब आपके पास अनसोल्ड स्टॉक कितना पड़ गया? 7,000 यूनिट्स का। ये अनडिजायर्ड है, ये आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी इच्छा थी बस 3,000 रखने का, लेकिन अभी आपके पास अनसोल्ड स्टॉक कितना पड़ा है? 7,000। ये है आपका अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, ये है डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द टोटल स्पेंडिंग ऑफ कैपिटल गुड। टोटल स्पेंड जो हम कर रहे हैं कैपिटल गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स पढ़ा था आपने, कैपिटल गुड पढ़ा था। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं ये आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है प्लीज पिछला वाला वीडियो देख लिया। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर्स गुड होता है, लाइक मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। इस पे जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ एक अकाउंटिंग ईयर में, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें एक पॉइंट लिखा है विदाउट एडजस्टिंग फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एडजस्ट किए बिना। क्या होता है डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। मान लो आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, आज के टाइम में गाड़ी खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए का, कल को या 1 महीने बाद अगर आप बेचने जा रहे हैं तो क्या आपको 10 लाख मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कार यूज हुई है, चली है, वर्न आउट हुई है कि नहीं? टाइम यूज, कई बार आपने चलाया है, टायर घिस गया है, इंजन यूज हुआ है, क्लच यूज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको 10 लाख देने वाला नहीं है 1 महीने बाद, वो आपको 8 लाख 9 लाख रुपया देगा। ये रिडक्शन हुआ वैल्यू में, ये फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये विदाउट एडजस्टिंग फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब जो ये वैल्यू रिड्यूस हुआ है ना, उसको यहाँ पे रिड्यूस नहीं करना है, उसको यहाँ पे रिड्यूस नहीं करना है। मान लो 10 लाख की थे ना कार और 2 लाख का डिप्रिसिएशन लग गया था, तो ये जो वैल्यू रिड्यूस हुआ था तो इसको रिड्यूस नहीं करना, एज इट इज दिखाना है। कितना हमको 10 लाख ही दिखाना, हमको कितना दिखाना बच्चा? 10 लाख ही दिखाना है, इसको रिड्यूस नहीं करना। यही कह रहा है विदाउट एडजस्टिंग फॉर डिप्रिसिएशन। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड क्या क्या करता है? पहला चीज रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल एसेट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल एसेट, इसको समझो ध्यान से। मान लो मेरे पास मशीन 1 है, ठीक, पहले मशीन 1 को समझिए। मशीन 1 में 10 साल से चला रहा हूँ, 10 साल की उसकी लाइफ थी।
इस साल इसकी वैल्यू अब खत्म हो गई, इस साल ये मशीन खत्म हो गया, इस मशीन को मैं क्या करता हूँ, फेंक दूंगा, स्क्रैप में बेच दूंगा, इसके बदले मैंने दूसरा मशीन खरीद लिया M2। ये है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स, ये है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट। ये रिप्लेसमेंट में खरीदा ना, क्योंकि जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन टूट गया, फूट गया या बहुत साल चल गया, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके बदले दूसरा खरीद रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। परचेज ऑफ न्यू एसेट, और साथ ही साथ एक नया मशीन भी खरीद लिया, न्यू मशीन ही परचेज कर लिया। क्या परचेज कर लिया बच्चा, न्यू मशीन, तो ये बोलते हैं परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब तो आपको पता ही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ये रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स को भी हम डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लो, एक कंपनी ने स्पेंड किया 10 करोड़ एक नए मशीन पे, 10 करोड़ लगा दिया किसमें, नए मशीन पे, ठीक है। एंड 2 करोड़ फॉर ऑन रिप्लेसिंग वर्न आउट मशीन, एक पुराना मशीन था जो खराब मशीन था, उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने 2 करोड़ लगा दिया, यानी 10 करोड़ प्लस 2 करोड़, यानी मैंने ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितने का कर दिया इस साल, 12 करोड़ रुपये का। कितने का, 12 करोड़ का। बात समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। इस 2 करोड़ को हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज ए ग्रॉस, नेट इन्वेस्टमेंट इज ए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट होता है। ये एक्चुअल एडिशन यानी न्यू एडिशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर को ही काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरा कितना आया था, 12 करोड़, जिसमें से नया मशीन कितने का था, 10 करोड़ का, 2 करोड़ का था तुम्हारा रिप्लेसमेंट वाला मशीन। तो ये रिप्लेसमेंट वाले मशीन को नेट इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, बस वो कितना, 10 करोड़, यानी 12 करोड़ में से पुराना मशीन वाला जो रिप्लेसमेंट वाला था यानी डेप्रिसिएशन, जिसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा, माइनस कर देंगे। क्लियर है तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे। यानी ग्रॉस से नेट में आने के लिए फॉर्मूला देख लो, ग्रॉस से नेट में आने के लिए आपको पता चल गया, ग्रॉस 12 करोड़ का है और नेट आपका कितने का है, 10 करोड़ का, 12 करोड़ 10 करोड़ का। ग्रॉस से नेट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, 2 करोड़ डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अगर वही नेट से आपको ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा कितना, 2 करोड़ को। बात समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मान लो मेरे पास 10 लाख की मशीन है, 10 लाख की मशीन है, इसको हम बोल देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक। साल भर वो चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें वन आउट हो रही है, वो मशीन खराब हो रहा है, मशीन बन रहा है, बिगड़ रहा है, कई सारी चीज़ है, तो उसकी मशीन की वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही है। तो मशीन की वैल्यू घट रही है तो कहीं ना कहीं वो डेप्रिसिएशन है। मान लो डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख का, कितने का डेप्रिसिएशन लग गया, 1 लाख का। अब जो आपके पास फिगर आ रहा है 9 लाख रुपया, ये है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बच्चा, ये है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। तो बात समझ में आ गया, नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट कितने का था, 9 लाख का, प्लस डेप्रिसिएशन कितने का था, 1 लाख का, यानी कितना हो गया तुम्हारा, 10 लाख। 10 लाख हो गया, 10 लाख, ठीक है। ये है तुम्हारा ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट समझ में आया बच्चा कि नहीं। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है ये आप लोग को पता चल चुका है। डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स होता है। वो किस कारण होता है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ठीक। एक्सीडेंटल डैमेजेस होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। आपको पता है कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही है, तो मान लो टाइपराइटर, कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो, तो टाइपराइटर की वैल्यू घटती चली गई जैसे जैसे कंप्यूटर मार्केट में आना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रहा। डेप्रिसिएशन किस किस कारण होता है बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब यहाँ एक पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये क्या होता है देख लो। मान लो मैंने एक मशीन खरीदा 10 लाख का, मुझे पता है कि ये मशीन बस 10 साल चलेगी। कितने साल चलेगी, 10 साल। यानी मैं हर साल एक प्रोविजन क्रिएट करूंगा 1 लाख रुपए का। क्लास 11 अगर आपने पढ़ा होगा तो डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट बनाया था आपने, डेप्रिसिएशन वाले बुक में बनाया था, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। तो ये 1 लाख का आपने डेप्रिसिएशन बना दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये पैसा आपने कहीं दिया था क्या, कहीं नहीं दिया था, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया था। कहाँ से माइनस किया बच्चा, प्रॉफिट में से माइनस किया। ये 1 लाख आप 10 साल तक जमा करेंगे। कितने साल तक, 10 साल तक। 10 साल के बाद ये मशीन तो खत्म। 10 साल के बाद आपके पास ऑलरेडी कितना रुपया जमा हो चुका है, 10 लाख रुपए। आप नया मशीन खरीद लेंगे।
उसके बदले आप एक न्यू रिप्लेसमेंट मशीन खरीद लेंगे। बात समझ में आया? ये प्रोविजन क्रिएट करने की बात हो रही थी, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेक्टेड टाइम इतना ही है। आप मान लो वो आपने नहीं बनाया, प्रोविजन नहीं बना के रखे, एक लाख रुपया हर साल नहीं जमा किए 10 साल तक, तो 10 साल के बाद आपके पास पैसा ही नहीं होगा मशीन खरीदने के लिए, या पैसा अपने प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा, तो उस साल के प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट डिफरेंस देख लो। मीनिंग इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, न्यू एसेट परचेज करने का, साथ ही साथ रिप्लेसमेंट एसेट्स की बात भी होती है। न्यू एसेट जो परचेज करता है वो भी, और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट दोनों की बात ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में बस किसकी बात होती है? न्यू एसेट्स की बात होती है। और जो एक्सपेंडिचर रिप्लेसमेंट की जो बात होती है वो इंक्लूड नहीं होता है। रिप्लेसमेंट के लिए जो मशीन हम खरीदते हैं उसकी बात नहीं होती है। रिप्लेसमेंट, इंक्लूजन ऑफ रिप्लेसमेंट। और एक चीज़ और याद रखना, इकोनॉमिक्स में जब भी क्वेश्चन आएगा डिफरेंस पूछा जाएगा तो डिफरेंस पे ये बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखिएगा, बिना इसके आपको इस पे आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर को बहुत इजी हो जाता है चेक करने के लिए, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखिएगा। अब इंक्लूजन ऑफ रिप्लेसमेंट, इंक्लूजन ऑफ रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट इसमें इंक्लूड होता है, ठीक, इस पे इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, ये कैपिटल स्टॉक में ऐड नहीं होता है, लेकिन ये ऐड होता है, नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है, ये कोई खास इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये मत सोचेगा कि इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया होगा तो उसके कारण भी होगा। नया मशीन तो खरीदा, साथ ही साथ कुछ मशीन तो पुराने मशीन को हटाने की वजह से खरीदना पड़ा था। तो बात समझ में आया? यानी सब मशीन नए नहीं है, कुछ मशीन तो पुराने मशीन को रिप्लेस करने के लिए खरीदा गया था। तो ये इसको आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी मत मानिएगा कि ये जीडीपी बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। इंक्रीज इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नीड नॉट नेसेसरी लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ऐसी गलत फहमी मत रहिएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इसका कारण हो सकता है कि नया मशीन तो आया है, साथ ही साथ कुछ वैसे मशीन आया है जो रिप्लेसमेंट के लिए है। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ ये बात हो रही है कि अगर नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो समझ जाओ कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाला है और जीडीपी बढ़ने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इसमें फ्रेश मशीन की बात हो रही है और इसमें फ्रेश मशीन प्लस पुराने मशीन को रिप्लेसमेंट करने की बात हो रही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक्सपेक्टेड एंड ऑब्सोलेंस, इसको ध्यान से समझिएगा। एक्सपेक्टेड एंड ऑब्सोलेंस, आपने एक गाड़ी खरीदा, आपको पता है कि ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इसकी टायर घिसेगी, इंजन कहीं ना कहीं खराब होगा, क्लच इसका खराब होता जाएगा, ब्रेक इसका स्लो होता जाएगा। आपको ये पता है कि ये वैल्यू कम होता जाएगा, गाड़ी में 2 साल बाद बेचूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे कम मिलेगी, ये आपको पता है, ठीक। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या वो गाड़ी रुक जाएगी? गाड़ी चलते रहेगी, गाड़ी रुकेगी नहीं, वो गाड़ी चलते रहेगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या है? मान लो गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी कहीं बाढ़ में आ गया, लैंडस्लाइड में दब गया, ये अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा ही नहीं था, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर। बात समझ में आ गया? ये है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्लियर है यहाँ तक बच्चा? अब देखो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस, क्या डिफरेंस है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी वही डेप्रिसिएशन, इट रिफर टू लॉस ड्यू टू नॉर्मल वेयर, टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये आपको पता है कि ये नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मशीन है वो आपका चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन कैपिटल लॉस में क्या है? इट रिफर टू लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, जिसपे पूरा का पूरा मशीन खत्म, अब वो काम लायक नहीं बचा, ठीक है। कॉजेस, क्या क्या कॉजेस होता है? लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, कैपिटल गुड का, ऑकर वाइल दिस आर बीइंग कॉन्टिन्यूसली यूज, बार बार यूज करने की वजह से, बार बार यूज करने की वजह से, प्रोडक्शन कर रहा है बार बार, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू क्या होती है? घटती जाती है। और ये क्यों को इसका कॉज लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑकर वाइल दिस आर नॉट इन यूज, ये जब यूज में नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात की जाए, कैसे मैनेज किया जाएगा? इसको मैनेज करने के लिए हम डेप्रिसिएशन बनाते हैं। हमको पता है कि मशीन की वैल्यू घटती जाएगी,
तो मैंने प्रोविजन बनाया था 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन मैंने बना कर रखा है कि 10 साल के बाद ये मशीन जब खत्म हो जाएगी तो मेरे पास 10 लाख का प्रोविजन पड़ा है, तो 10 लाख के प्रोविजन से मैं नया मशीन खरीद लूंगा। बात समझा। लेकिन कैपिटल लॉस में क्या, कैपिटल लॉस में पूरा का पूरा मशीन गायब हो गया ना। आपने सोचा नहीं था कि ऐसा दुर्घटना हो सकता है, वो मशीन खत्म, वो बंद हो गया। इसमें तो मशीन चल रहा है, मशीन काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें मशीन गायब। अब इसको कैसे लाया जाएगा, मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसके लिए इंश्योरेंस से क्लेम किया जाएगा। कैसे को बच्चा, इंश्योरेंस से क्लेम किया जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कैसा लगा पढ़ के, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट में। तो थैंक यू सो मच बच्चों।